बीजेपी ने कोशिश की है। इसका क्या मैसेज जमीन पर जा रहा है? 2024 की जो तैयारी है उस पर कितना इसका असर पड़ रहा है और कांग्रेस कैसे काउंटर करेगी इस रणनीति को, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि नए नवेली जिम्मेदारी संभालने वाले विष्णुदेव साय क्या कह रहे हैं अपने इस मौके को लेकर, जो उनको जिम्मेदारी मिली है उसे संभालने को लेकर। विषय है कि उनको पूरा करेंगे। और आइए अब देखते हैं कि आज के हमारे सवाल क्या हैं। पहले आपको सवाल दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की नई नीति, नए चेहरों पर टिकी 24 की रणनीति। आइए सीधे रुख करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3 खास मेहमान। नितिन भंसाली, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे इस खास डिबेट शो में। विकास मरकाम, बीजेपी से वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस खास डिबेट शो में। और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी आज जुड़ चुके हैं। बाबूलाल शर्मा जी, वेलकम टू माई शो। सबसे पहले मैं आता हूं विकास जी आपके पास। विकास जी, औपचारिकता कही जा रही है कि बस रह गई है, डिप्टी सीएम के नाम भी लगभग तय हैं। क्या कहेंगे आप? इससे इत्तेफाक रखते हैं, इसका खंडन करते हैं? विकास जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? जी, लगता है विकास जी का संपर्क हमसे नहीं हो पा रहा है। नितिन भंसाली जी, आपके पास आता हूं। नितिन जी, देखिए, कांग्रेस ने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी ने बहुत जबरदस्त अप्रत्याशित जीत दर्ज की है, नो डाउट। और उसके बाद अब वो जिस रणनीति पर चल रहे हैं उससे काउंटर करने की क्या तैयारी है, क्योंकि अगला मिशन 2024 बिल्कुल सामने है। अभिलाष जी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है और जनता ने जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। हमें विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है तो विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जनता का धन्यवाद। और प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के आदिवासी नेता विष्णुदेव साय जी को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। मैं विष्णुदेव साय जी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही एक सशक्त विपक्ष के प्रवक्ता के रूप में ये मांग भी करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा, जनमत हासिल किया, उस मोदी की गारंटी पर खरा उतरते हुए इस प्रदेश के किसानों को, इस प्रदेश की महिलाओं को, इस प्रदेश के युवाओं को जो देने की गारंटी दी है, उस गारंटी को टाइमली पूरा करें। एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम खड़े रहेंगे, लड़ेंगे, अपनी आवाज उठाते रहेंगे जनता के हितों के लिए। और उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो गारंटियां दी हैं उस पर वे जल्द से जल्द काम करना शुरू करेंगे। ठीक है विकास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आ रही। विकास जी, क्या डिप्टी सीएम को लेकर के जो नाम चल रहे हैं चर्चाओं में, उससे आप इत्तेफाक रखते हैं, उसका खंडन करते हैं? ये स्थिति जरा स्पष्ट कर दीजिए। औपचारिक ऐलान होना बाकी है, अभी कहा जा रहा है। आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया, मैं फिर से एक बार बोलेंगे? विकास जी, डिप्टी सीएम के नामों को लेकर जो चर्चा है, क्या वो सही है या आप खंडन करेंगे उसका? देखिए, कल परसों लगता है संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन मैं बाबूलाल शर्मा जी का रुख कर लेता हूं जल्दी से। बाबूलाल शर्मा जी, आदिवासी सीएम दे दिया आखिरकार। आदिवासी सीएम को लेकर के बड़े लंबे समय से मांग थी और सीएम के साथ साथ यह कहा जा रहा है 2 डिप्टी सीएम देकर जातीय समीकरणों को पूरी तरह साध लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कमोवेश यही स्थिति बन रही है। तो क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने डिप्टी सीएम दिए तो थे, पर 3 महीने पहले दिए थे इलेक्शन से, और वो जातीय समीकरणों से इतर दूसरे फैक्टर उसमें ज्यादा शुमार थे। तो बीजेपी की यह सोशल इंजीनियरिंग कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव जो है नव प्रयोग करती है। प्रयोग धर्मी दल है ये, मेरी नजर में। इसमें भी उन्होंने प्रयोग किया। 2024 के मद्देनजर उन्होंने कुछ प्रयोग किए हैं जिसमें 2 डिप्टी सीएम बनाने की जरूरत महसूस की गई है, जबकि जिनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है उनके प्रति कोई ऐसा नहीं है कि कोई उनको नाराजगी हो या असंतोष हो या उनको मनाना या उनको संतुष्ट करना जरूरी हो। तो ये डिप्टी सीएम के पद उसी लिए बने हुए हैं। जितनी जगह भी आज तक डिप्टी सीएम बने, कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनी है
तो दावेदारी में जो है दूसरा मजबूत प्रत्याशी होता है उसको डिप्टी सीएम बना करके संतुष्ट किया जाता है। लेकिन अब जो मुझे दिख रहा है डिप्टी सीएम बनाने का अर्थ ये है कि वो बाकी मंत्रियों से अलग इतर दिखे, तो उसका चेहरा ऊपर दिखे और वो कुछ संदेश लेकर के बैठे। जैसे मैं यहाँ के लिए जो सुन रहा हूँ, हालांकि बाद में मुझे ये भी सुनने में आया कि किसी एक को ही बनाया जाएगा डिप्टी सीएम, लेकिन अगर दोनों को बनाया जाता है तो निश्चित रूप से मैं जो समझ पा रहा हूँ अरुण साव निश्चित रूप से सीएम के दावेदार थे और उनके बारे में जनता के बीच में भी ये बात थी कि भाई ये सीएम के स्वाभाविक दावेदार है क्योंकि इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और बहुत अच्छी स्थिति में उनकी इमेज भी बहुत अच्छी है। तो इसलिए और साहू समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग से आते हैं, इसलिए उनका दावेदारी बनती थी। मगर वो नहीं हुआ तो उनको संतोष करने के लिए डिप्टी सीएम का पद दिया जा रहा है, ये तो मेरे समझ में आता है। लेकिन विजय शर्मा को जो बात चल रही है वो निश्चित रूप से जो है 2024 को ध्यान में रख करके देखिए, बड़े ध्यान से समझिए इस बात को भी। छत्तीसगढ़ में पहली बार हिंदुत्व का कार्ड चला है साजा में और कवर्धा में, और कवर्धा में अच्छी तरह से चला है। भगवा झंडे के नाम पर जो है वहां पूरा वातावरण चेंज कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि प्रदेश में अब हिंदुत्व का कार्ड जो है फैल सकता है, इसलिए विजय शर्मा को हिंदू चेहरे के रूप में जो है डिप्टी सीएम बना करके जो है एक चेहरा बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि पूरे प्रदेश में जो है हिंदुत्व का कार्ड जो है फैल सके, बढ़ सके। और हिंदुत्व कार्ड ओपन फैक्टर है, कोई भारतीय जनता पार्टी छुपाती नहीं है, उससे कोई समझौता नहीं करती। हिंदुत्व के मामले में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया, न उन्होंने कभी छुपाया कि हम हिंदुत्व को नहीं मानते। उनका तो साफ कहना ही है सनातन धर्म के हम रक्षक है और हम जो है हिंदू कौम को जगाएंगे। तो इसलिए जो है विजय शर्मा का नाम जो है वो लिया जा सकता है ताकि 2024 में जो है प्रदेश में उसका फायदा हिंदू एकता बनाने में मिल सके। जो मुझे समझ में आया वो ये बात। ठीक है। विकास जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, तकनीकी दिक्कत की वजह से फोन कट गया था, डिप्टी सीएम को लेकर क्या स्थिति स्पष्ट हो रही है और क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब कट्टर हिंदुत्व की राह पर चलेगी? भारतीय जनता पार्टी जाति, धर्म और बाकी सब विषयों को लेकर राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सदैव से ये मानता है और हमारा टैगलाइन है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और ये तभी संभव है जब हम सभी जाति समूहों को लेकर, सभी धर्म समूहों को लेकर विकास की अवधारणा को मूर्त रूप दें। छत्तीसगढ़ में भी हमारा यही प्रयास है। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में आज यदि विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री के रूप में विधायक दल की पहली पसंद बने तो उसका कारण ये नहीं है कि वो आदिवासी हैं, उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पहली पसंद वे थे और सबसे वरिष्ठ नेता वो थे। 1990 से लेकर लगातार वो विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में अपनी सेवाएं दी और आज उसके कारण उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका भारतीय जनता पार्टी के हमारे विधायकों ने दिया। और इसलिए यहाँ पर यह चर्चा करना कि वो हिंदुत्व के कारण बनने वाले हैं या इसके कारण बनने वाले हैं, उसके कारण बनने वाले हैं, मुझको लगता है कि वो बेमानी है। आज यदि विजय शर्मा जी का नाम आया है तो विजय शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे एक सशक्त कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दिया और कांग्रेस के कद्दावर नेता जो पिछली बार लगभग 56,000 वोटों से जीते थे, उनको लंबे अंतराल से उन्होंने हराया। इसलिए आज उनका नाम चर्चा पे है, लेकिन कंफर्म होगा नहीं होगा ये 13 तारीख को हमको मालूम चलेगा। ठीक है, मैं वापस आता हूं नितिन भंसाली जी। देखिए, ये कहा जा रहा है कि कास्ट जो इक्वेशन है उसको भी संभाल लिया गया है, सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जा रहा है और 2024 के लिए भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में आप अब किस तरह से काउंटर करने जा रहे हैं? आप लोग क्या बदलाव कर रहे हैं? बहुत संगठन में, सत्ता में सब जगह बदलाव कर दिया है बीजेपी ने। संगठन में देखिए बार बार बदलाव करके अरुण साहब के नाम पर जाकर के सेट हुआ मामला, और सरकार में भी अब बदलाव हो गया है जब बीजेपी को मौका मिला है। कांग्रेस में क्या परिवर्तन दिखेगा? अभिलाष जी, कांग्रेस के पक्ष में जो नतीजे आए हैं ये अप्रत्याशित हैं।
बहुत ही ज्यादा अप्रत्याशित है। ये आपके टीवी चैनल के एग्जिट पोल भी बताते हैं, जनता की राय भी बताती है। कहीं पर भी ये सुनने को नहीं मिला कि कांग्रेस हार रही है या कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। इन सारी बातों के बावजूद, इतना काम करने के बावजूद, इतनी योजनाओं को आम जनता तक, किसानों तक, मजदूरों तक डिलीवर करने के बावजूद हार क्यों हुई, ये एक चिंतन और मनन का विषय है। कांग्रेस निश्चित तौर पर उस पर विचार कर रही है। और एक बात बता दूं आपको कि हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं, और सदियों तक कोई सिकंदर नहीं रहता, और एक हार से कोई फकीर या एक जीत से कोई सिकंदर नहीं होता। तो एक सशक्त विपक्ष के रूप में जनता ने जनादेश दिया है, जनता के जनादेश का सम्मान है, और उस सम्मान के तहत हमारी जो प्लानिंग है, अभी तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छी बात है, विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाया है, इनका अच्छा मंत्रिमंडल बने, सारे जाति समीकरण को भी ये साथ है, ये इनका विषय है। हमारा काम तो एक है कि भाई इन्होंने जो गारंटियां दी है, और जिन गारंटियों के झांसे में प्रदेश की जनता आई है, उन गारंटियों को पूरा करवाना। भारतीय जनता पार्टी उस गारंटियों को पूरा करने पर काम करे, वरना सशक्त विपक्ष के रूप में हम बिल्कुल खड़े हैं। सड़क से सदन तक की लड़ाई हम लड़ेंगे, ये बात भी तय है, आम जनता के हितों के लिए। भाजपा को पुनः शुभकामनाएं, प्रदेश के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को पुनः शुभकामनाएं, उनके नए मंत्रिमंडल को, आने वाले डिप्यूटी सीएम हो या जो भी हो, सारे लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहते हैं जनहित में जनता की सेवा करें। ठीक है, बाबूलाल शर्मा जी आपके पास आता हूं। बाबूलाल शर्मा जी, जिस तरह से ये पूरा बदलाव बीजेपी ने किया है, ये माना जा रहा है कि उसके लिए उसका 2024 ही मिशन नहीं है, वो आने वाले समय के लिए 10-15 सालों के लिए एक पूरी की पूरी नई पौध तैयार कर रही है। मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि खाटी तौर पर हिंदुत्व का चेहरा माने जाने वाले मोहन यादव का नाम सीएम के तौर पर घोषित कर दिया गया है। तो यह मान लिया जाए कि बीजेपी ने अपनी लाइन तय कर ली है कि आने वाले 5-10 साल में उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। बिल्कुल सही, आपका विचार बिल्कुल सही है कि जो केंद्र नेतृत्व बैठा हुआ है, उसकी सोच वही है कि लंबे समय तक जो है सरकारें चल पाएं, ऐसे लोगों को हमको बैठाना है। और देखिए, गारंटी मोदी ने दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख के रूप में मोदी की गारंटी का नाम किया उन्होंने, तो गारंटी उनको पूरी करनी है, मोदी जी को पूरी करनी है, भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरी करनी है। तो निश्चित रूप से जो सीएम बनेंगे वो उनके नियंत्रण में होना चाहिए, उनके कहने पर काम करने वाले होने चाहिए, और उनकी देख रेख में होना चाहिए हर चीज। तो उसलिए जो है, मुझे जो लग रहा है, यहाँ विष्णुदेव साय का चयन और मोहन यादव का चयन जो हुआ है, उसी दृष्टिकोण से हुआ है, ताकि केंद्र के संपर्क पर रहकर यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार चलाई जा सके, निर्देश केंद्र से आए, काम यहाँ पर हो, और यहाँ पर हर चीज वो पूरी हो जो मोदी चाहते हैं। तो और अब तीसरे राजस्थान में भी आप देखिएगा, ऐसे ही व्यक्ति का चयन होगा जो सीधे केंद्र से जुड़ करके काम कर सके। अब इन्होंने इस रूप से केंद्रित करना शुरू किया है कि हर राज्य में मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री के सपने के अनुरूप, उनके कहे अनुसार जो है अपने अपने क्षेत्र में काम करे, विकास करे। सबका साथ सबका विकास नाम जो दिया है वो इसी सोच से दिया गया है। पूरे देश के सारे राज्यों में जो है ऐसी परिस्थिति बनने की मुझे उम्मीद दिखती है। इसका नियंत्रण मोदी के हाथ में रहेगा, और 2024 के चुनाव का दृष्टिकोण जो है वो भी बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू कार्ड तो निश्चित रूप से चलाया जाएगा, और इसीलिए जो है ये चयन जो है, यूथ लोगों का चयन जो है, लगभग कुछ कर सकने वाले साफ सुथरे चेहरे को सामने ला करके, किसी के ऊपर कोई दाग ना हो, कोई उंगली न उठा सके, ऐसे लोगों को सामने लाया जा रहा है। और देखो, अभी जो है वर्तमान हमारे छत्तीसगढ़ की बात अगर हम करते हैं, आज इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां, उन चुनौतियों को पार करना है। तो मोदी जी के सहयोग के बगैर चुनौतियां पार करना जरा कठिन है। अभी इनको बहुत पैसे जुगाड़ने हैं, 11,000 करोड़ धान का बोनस देना है, 850 करोड़ 2 साल पुराना बोनस देना है, फिर नागरिक बंधन योजना की कोशिश करनी है, और बहुत सारे पैसे की जरूरत है। फिलहाल ये चुनौती बनी है। दूसरी चुनौती इनके लिए है मंत्रिमंडल का चयन। 21 लोग हैं मंत्री बनने की लाइन में, 21 में से इनको मात्र 12 लोगों को चुनना है। तो एक तो विष्णुदेव साहब बन गए, एक 12 लोगों को चुनना है, बाकी लोगों को जो छोड़ेंगे, उन छोड़े हुए व्यक्तियों को कैसे संतुष्ट करेंगे, ये चुनौती अभी सामने है। वो देखने वाली बात होगी कि कैसे संतुष्ट करते हैं, कैसे ठीक ढंग से इस मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। विकास जी के पास आता हूं। विकास जी, देखिए, बहुत सारे नेता हैं, सब कुछ हैं, सब सध जाएंगे, सब ठीक ठाक होगा। रमन सिंह जी की क्या भूमिका हो सकती है? बड़े लीडर हैं आपके, और भी कई बड़े लीडर हैं, उनकी क्या भूमिका देख रहे हैं आप? निश्चित रूप से इन सब चीजों में चुनौतियां हैं।
लेकिन चुनौतियों को पार करके जो आगे बढ़ता है वही हमारा सच्चा नेता होता है। आज डॉक्टर रमन सिंह के बारे में आप पूछ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने कल भी स्पष्ट रूप से, जिस समय हमारे मुख्यमंत्री जी का चयन हुआ, उस समय उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया है उस फैसले के मैं साथ हूँ, विधायकों ने जो फैसला लिया है उस फैसले के मैं साथ हूँ, और व्यक्तिगत रूप से मेरी क्या भूमिका रहेगी ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और केंद्रीय नेतृत्व मुझको जो जवाबदारी देगा उस जवाबदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक मैं करूंगा, ऐसा डॉक्टर साहब ने बड़ा दिल दिखाते हुए किया। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस की जैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जब कोई निर्णय होता है तो उस निर्णय को सब लोग स्वीकारते हैं, वो निर्णय जो है सर्वसम्मति से होता है। जबकि आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस पे जो भी निर्णय होता है वो उनके हाईकमान से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके माध्यम से होता है, और उसको लोग स्वीकार करते हैं और स्वीकार नहीं भी करते। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार जाने के बाद कैसी सिर फुटौल इनके यहाँ बनी हुई है। ठीक है। टी.एस. सिंहदेव जी कुछ अलग बात कह रहे हैं, जयसिंह अग्रवाल जी कुछ अलग बात कह रहे हैं, मनेंद्रगढ़ के विधायक विनय जायसवाल जी अलग बात कह रहे हैं, बृहस्पति सिंह अलग बात कर रहे हैं। इस प्रकार का सिर फुटौल भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने के लिए कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा से जुड़ा हुआ है। ठीक है। भंसाली जी देखिए, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं विकास जी, ये हुआ था कि जब हारे थे तो लगा था कि अब समझेंगे, अब सीखेंगे कि अब तो एकजुट हो जाएं, पर उसके बाद तो और एक दूसरे अपने पर ही तीर चला रहे हैं। ऐसे में उस वक्त जब कहते ना कि संक्रमण में तो सबसे ज्यादा शक्ति की जरूरत होती है एकता की, उस वक्त बिखर रही है कांग्रेस, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, और यदि अभिलाष जी आप हैं, हम हैं, हमारे परिवार में यदि कोई मनमुटाव हो या कोई बात हो जाए हमें पसंद ना हो या कोई बात हो, तो हम उसका प्रचार थोड़ी करते हैं। बैठकर उसका समझा पटा के परिवार के सदस्य जो होते हैं, बड़े होते हैं, वो बैठकर उन बातों का निपटारा करते हैं। पर यदि कहीं कोई ऐसी बात हुई है या किसी ने सार्वजनिक तौर पे कुछ कहा है तो पार्टी उसमें एक्शन मोड पे भी है, आपको नजर आएगा। सो कॉज नोटिस जारी किए गए, जवाब आने पर उचित कार्रवाई होगी। और जैसा कि अभी समय बहुत कठिन है, चुनाव हारे हैं, कार्यकर्ताओं के हौसले को बनाए रखना है, तो मैं ऐसा सोचता हूं कि वरिष्ठ नेताओं को कांग्रेस के अभी बड़ा संतुलित रहना चाहिए और कार्यकर्ताओं को एक नई एनर्जी देने की जरूरत है, क्योंकि फिर 2024 में हमारे लिए एक युद्ध जो है लोकसभा का तैयार है। और जिस प्रकार इस देश में एक परिवर्तन की मांग जनता के द्वारा कहीं न कहीं उठ रही है, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं को हमें मजबूती के साथ खड़े रखना होगा। तो ठीक है, परिवार है, परिवार की बातें हैं, बैठकर निपटा ली जाएंगी और कांग्रेस फिर से एक मजबूती से छत्तीसगढ़ में जो है विपक्ष की भूमिका में काम करेगी और 11 की 11 लोकसभा में हम बहुत शानदार प्रदर्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकें। ठीक है। अंतिम सवाल बाबूलाल शर्मा जी से लूंगा। बाबूलाल शर्मा जी, बीजेपी ने तो परिवर्तन की बयार जो है काफी पहले से बहा दी थी। लगने लगा था कि जो चाहे वो रमन सिंह हो या दूसरे बड़े दिग्गज नेता हो, उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही जितने नए फेस पर दाव लगाई जा रही है। लेकिन कांग्रेस में अब क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से विवाद आए हैं, कांग्रेस का रिजल्ट जिस तरह से रहा है, क्या कांग्रेस में बड़ी सर्जरी होगी आपको लगता है? और अगर होगी तो उसमें किसको महत्वपूर्णता, मुख्यतः किसे फायदा मिलेगा, किसके वजन में बढ़ोतरी होगी? मैं प्रारंभ से देख रहा हूं कि विवाद और गुटबाजी जो है वो कांग्रेस का खूबसूरती है। हाँ। अक्सर ये चीजें सामने देखी जाती है, लेकिन कांग्रेस वहीं की वहीं रह जाती है। गुटबाजी कभी कांग्रेस से खत्म नहीं हो सकती, ये आप लिख लीजिए। और वो गुटबाजी उसकी खूबसूरती बच जाती है। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये है कि अब स्थिति जो दिख रही है, मुझे लग रहा है कि भूपेश बघेल को इस हार से बहुत कुछ समझ में आया है और निश्चित रूप से यह है वो बड़े संगठन करता है, बड़े मजबूत संगठन करता है। ये सबने देखा है प्रदेश के लोगों ने। तो वो संगठन पर ध्यान देने के लिए कुछ न कुछ अपना मिजाज बदलेंगे और कहीं न कहीं जो है संगठन को फिर से मजबूती देने के लिए की दिशा में जो है वो काम करना शुरू करवाएंगे। और सब लोगों को इकट्ठा करना, सब लोगों का दिल पास में लाना, एक साथ होना, सामूहिक कोशिश करना, इसका प्रयास उनकी तरफ से होगा। और टी.एस. बाबा और भूपेश बघेल के बीच में भी जो सामंजस्य बनेगा, मुझे ऐसा लगता है, और बनाना पड़ेगा लोकसभा के लिए। और जो कुछ भी अंदर अंदर चल रहा है, बृहस्पति सिंह वाला मामला हो, विनय जायसवाल वाला मामला हो, इस सारी चीजों को सुलझाना होगा, तब जाकर के जो है कांग्रेस पटरी पर दिखेगी और कार्यकर्ता जो है वो तब दिशा देखेगा। और अगर नेतृत्व में ही किसी प्रकार की इसी तरह चलती रही
तो कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जो है ये प्रयास बहुत जरूरी है, और वो मेरे ख्याल से एक सुलझे हुए नेता है, चार हमारे जो दिग्गज है कांग्रेस के, वो चारों इस बात को समझ रहे होंगे कि जो बातें गलत हो गई, इसकी वजह से ये नुकसान झेलना पड़ा है, उसको वो ठीक करेंगे और कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बीजेपी अकेली ऐसी नहीं है जो परिवर्तन लाएगी, कांग्रेस को भी अब बदलाव लाना होगा ताकि ऐसा जो हश्र हुआ है चुनावों में वो ना हो। लेकिन बीजेपी के लेकर कहा जा रहा है कि सिर्फ 24 की रणनीति नहीं, वो अगले 1 दशक की रणनीति पर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ और उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह से बदलाव हुआ है और खासतौर से हिंदुत्व की पताका लहराने वाले नेताओं को आगे लाने के कयास और अटकलें लगाई जा रही हैं, उसके बाद राजस्थान का अब जो चुनाव होना है सीएम पद के लिए और बाकी बड़ी जिम्मेदारियों के लिए, उसको लेकर के भी बहुत ज्यादा रोचक कयास लग रहे हैं। क्या बीजेपी अपनी हार्ड हिंदुत्व की लाइन को फॉलो करने जा रही है? क्या 2029 में हिंदुत्व बड़ा मुद्दा, 2024 में हिंदुत्व बड़ा मुद्दा होगा, और क्या उसी से अगली 5 या 10 साल की सियासत की दिशा तय होगी? बड़ा सवाल है। शुक्रिया अदा करूंगा मैं नितिन जी आपका, विकास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।